हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का कैरियर विल ऐप पर। फिर से क्लास स्टार्ट हो गई है भाई। वीनस और शिवा काफी वेट कर रहे थे। ठीक है, ये भी एसएसटी पेडागोजी की ही क्लास है। इसमें हम फिर से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 73 क्वेश्चंस करे थे। आप बताओ आप लोगों ने कितना गेन किया, यानी कि कितने मार्क्स आप लोगों के सही आए थे। आशिमा, प्रीति, श्वेता, मैं नोटिस कर रही हूँ भाई कौन कौन बच्चे पूरी क्लास को लेंगे। ठीक है, हाँ, मार्क्स बताओ चलो, लास्ट क्लास में कितने आप लोगों ने गेन किए थे। अगर किसी ने 73 में से 65 मार्क्स अच्छे लिए हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, यानी कि वो एग्जाम में भी अच्छा ही करके आएगा। क्योंकि अभी क्वेश्चन आप लोगों को टफ इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि अभी मैं आप लोगों को सही बता देती हूँ। ठीक है, आशिमा भाई आप लोग काउंट करना क्वेश्चंस को। ठीक है, 67 अरुण के भाई। भाई आज इतनी लंबी क्लास इसलिए है क्योंकि आप लोगों की ज्यादा तैयारी करवानी है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए क्लास है। 67, मोनिका के 67 है भाई, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आप बताओ भाई शिवा कितने मार्क्स हैं आपके। प्रीति 64, गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स हैं ये भी। अपने और सभी बताओ भाई अपने मार्क्स, ताकि शिवा के 65। चीटिंग मत करना, गलत मत बताना। ठीक है, सही नंबर बताने हैं एकदम। 65 भी ठीक, अच्छे मार्क्स हैं, बुरे नहीं कह सकते। मनीषा 66, नेहा 66 या 67, अच्छे मार्क्स हैं। साइमा, साइमा अपने मार्क्स बताओ भाई। मैं चाहती हूं सभी के बच्चे मार्क्स आए एटलीस्ट 70 में, 73 में से 70 आए। भाई लेट से मत आए करो, आज की क्लास 6 बजे तक है, लेट बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, डिफिकल्ट कुछ नहीं थे। हाँ, ये कह सकते कुछ क्वेश्चन हमने जल्दी जल्दी किए थे लास्ट में क्योंकि टाइम कम बच गया था। सारे क्वेश्चंस करने जरूरी थे, क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट हर बारी मिलेंगे एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन इजी भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट। पर आप लोग अगर अपना कॉमन सेंस यूज करोगे। साइमा कह रही है मैम मेरा सीटेट सालों से क्लियर नहीं हुआ है पर अब लग रहा है हो जाएगा। आपकी बार होगा सबका, देख लेना। जिसने भी लाइव क्लास ली उसका एग्जाम क्लियर है, वो भी अच्छे मार्क्स से। एग्जाम में याद करोगे टीचर को, मैडम ने बोला था ये पढ़ लो, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। ऑनलाइन टफ पेपर नहीं आएगा, बस दिक्कत ये है कई बच्चों को ऑनलाइन पेपर करने में दिक्कत आती है। जैसे कि भाई बहुत सारे बच्चे लेडीज होते हैं, वो घरेलू होते हैं, उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो टाइम दिक्कत बहुत देगा। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करना जरूरी है। ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन सारे करके आने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात भाई, जब आप ऑनलाइन पे पहली बार सिस्टम पे बैठते हो ना तो आपको कंप्यूटर चलाने में दिक्कत आएगी। तो वो जरूर एक दो एग्जाम की तैयारी कर लेना ऑनलाइन, ताकि आपको पहले से पता हो कैसे करना है। देखो पहली बार जब सर्कल भरने थे ना ओएमआर सीट में, जब भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आते थे, तो ऑनलाइन, अब ऑनलाइन में थोड़ा सा कैसे क्या करना वो करना भी आना चाहिए, वरना क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा। ठीक है, चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं अब अपना टॉपिक है
एसएसटी पेडागोजी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट, हाँ जितना मैं करा रही हूं पेडागोजी के लिए उतना इनफ होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर यानी कि स्वतंत्र चर कौन सा है? देखो ट्राइपोलर प्रोसेस दिया था उसने, किसने? जॉन ड्यूवी ने, जिसमें बताया था एक टीचर हो, एक क्या होता है करिकुलम, एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट, छात्र। तो पूछा गया है डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर पूछा है। स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो टीचर होता है, डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट। डिपेंडेंट है स्टूडेंट, और ये है मिडल वेरिएबल, ये मध्यस्थ का काम करता है, ठीक है। तो आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड, एजुकेशन इज द बायपोलर प्रोसेस। ये किसने बोला है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? फटाफट दो भाई। बिल्कुल सही है, एडम्स ने दिया था इसका आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द ट्राइपोलर प्रोसेस। ये किसने बोला है ये बात? ट्राइपोलर प्रोसेस, बिल्कुल सही, जॉन ड्यूवी। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कौन सी है? फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन बताओ, फॉर्मल एजेंसी कौन सी है भाई एजुकेशन की? फॉर्मल का मतलब बताओ भाई क्या होता है? फॉर्मल एजेंसी सीधी सी बात है, फॉर्मल जिसमें हम फॉर्मल तरीके से एजुकेशन लेते हैं तो वो ये हो गई विद्यालय। फैमिली इनफॉर्मल हो गई, लाइब्रेरी, म्यूजियम। सबसे ज्यादा फॉर्मल कौन सा है? स्कूल। नेक्स्ट, फॉर्मल एजुकेशन और स्कूल ट्रेनिंग। फॉर्मल एजुकेशन यानी कि और स्कूल ट्रेनिंग रिप्रेजेंट क्या करता है? जो फॉर्मल एजुकेशन है, अध्ययन का अधिगम कार्यक्रम, अध्ययन का नियोजित कार्यक्रम, अध्ययन का मूलभूत कार्यक्रम, या अध्ययन का मूल बेसिक प्रोग्राम ऑफ कार्यक्रम। थोड़ा सा हिंदी में गलत लिखा है भाई। समझ आया क्यों? क्योंकि औपचारिक एजुकेशन में जो कार्यक्रम होता है वो ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, प्लान्ड होता है, कब क्या करना है सब कुछ प्री प्लान्ड होता है।
नेक्स्ट, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। किस प्रकार की शिक्षा है? मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं भाई। टीना, इसका आंसर होगा भाई ओपन यूनिवर्सिटी वाली जो एजुकेशन है उसको नॉन फॉर्मल बोला जाता है। नेक्स्ट, एजुकेशन 3 टाइप की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल वो जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, प्री प्लान्ड होता है, ऑर्गेनाइज होता है, सारे फैक्टर फिक्स होते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन। इनफॉर्मल वो एजुकेशन होते हैं जो हम घर से लेते हैं, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, यानी कि वो शिक्षा जिसे हम कहीं भी किसी भी रूप में ग्रैंड कर सकते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें हम डिस्टेंस एजुकेशन, कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन कुछ नहीं होता भाई। यह वह शिक्षा जो जानबूझकर विचार पूर्वक पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निश्चित विधियों द्वारा निश्चित संस्थान में प्रदान की जाती है। आंसर होगा फॉर्मल, राइट। नेक्स्ट, देखो हमने क्लास मैनेजमेंट स्टाइल पढ़े थे सबसे पहली क्लास में एसएससी की। उसमें क्या था, हमने पढ़े थे ना, सत्तावादी, उन्मुक्त, लोकतांत्रिक या प्रामाणिक। अब आपको बताना वो कौन सी शैली थी क्लास मैनेजमेंट की, टीचर को कैसे कैसे क्लास मैनेज करनी चाहिए। फर्स्ट है, इसका आंसर बताओ फटाफट। हाँ, अब आ गई भाई आवाज आ गई। देखो वो बच्चों से तो एक्सपेक्टेशन कम कर रही है पर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कर रही है, यानी क्लास में जब वो उपलब्ध कुछ शैक्षिक अपेक्षाएं रख रही हैं और क्लास में नियंत्रण अच्छा कर पा रही है तो उस मेथड को बोला जाता है परमिसिव, उन्मुक्त। ठीक है, कंट्रोल कैसा होगा इसमें, अच्छा। ठीक है, और पार्टिसिपेशन बच्चों का कम है, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कुछ है, तो इस वाली विधि को बोला जाता है परमिसिव। ठीक है, दोबारा देख लेना जिसने वो क्लास नहीं देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुश्री शैलजा जो कक्षा 5 की अध्यापिका है,
अपने विद्यार्थियों से शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखती है। उनके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो, बच्चों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील है, अपने विचारों में वह दृढ़ है, परंतु कक्षा के नियमों को तर्काधार देने में थोड़ा समय लगाती है। यानी कि जो उसके नियम कंट्रोल है वो तो है कम, ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो इस वाले स्टाइल को क्या बोला जाएगा? इस वाले स्टाइल को क्या बोला जाएगा? देखो, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सारे। इसमें क्या होगा? ऑथोरिटेटिव में बच्चे का इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होगा, अच्छा, उच्च, और बच्चे का कंट्रोल भी उच्च होगा। इसमें कंट्रोल ज्यादा होगा और इन्वॉल्वमेंट बच्चे की कम होगी, ठीक है। इंडलजेंट में क्या होगा भाई? बच्चे की पार्टिसिपेशन तो कम होगा, ठीक है, बच्चे का क्या होगा? पार्टिसिपेशन कम होगा, और नियम इसमें अच्छे, नियम थोड़ा कमजोर होगा। टीचर अपने आप को तो इन्वॉल्व कर पा रहा है पर बच्चों पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो इंडलजेंट आएगा। नेक्स्ट है भाई 10th क्वेश्चन, फटाफट करो। शिक्षक श्रीमान अली बच्चों के साथ संलग्न होने में कमजोर है, यानी कि इन्वॉल्व होने में कमजोर है, जिससे उनकी बच्चों से व्यक्तिगत संबंध बनाने में दूरी बढ़ रही है। उनके नियम कड़े हैं और थोपे हुए हैं। इस बात से जो जिसमें नियम कड़े होते हैं, थोपे हुए होते हैं, वो शैली कौन सी है? उसको बोला जाता है सत्तावादी। आंसर क्या आएगा? सत्तावादी। कंट्रोल तो बहुत ज्यादा है, जोर जबरदस्ती वाला, पर बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4th। अब नेक्स्ट करते हैं भाई, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, देखना। शिक्षिका श्रीमती शर्मा छात्रों से न केवल अच्छे व्यवहार की उच्च उपेक्षाएं रखती है, उपेक्षाएं कैसी है? उच्च, बल्कि उनसे मधुर संबंध भी रखती है। वह सदैव बच्चों से अंतःक्रिया कराती है, वे छात्रों के साथ दोस्ताना भी रहती हैं तथा छात्रों के व्यवहार की सीमाएं भी तय किए हुए है। वह छात्रों के लिए आदर्श भी है। वे छात्रों की प्रशंसा करती है, उन्हें अभिप्रेरित करती है, छात्रों को सहकारी अधिगम प्रक्रिया में लगाती है। कौन सी शैली है? ये सबसे अच्छी शैली है। और सबसे अच्छी शैली कौन सी थी? प्रामाणिक शैली, सबसे बढ़िया शैली, जिसमें टीचर बच्चों से एक्सपेक्टेशन भी अच्छी रखता है, कंट्रोल भी अच्छा होता है, बच्चे इन्वॉल्व भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आंसर इज बी, सबसे बढ़िया शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षक श्रीमान छात्रों के लिए अधिक चिंतित नहीं है, वह कभी कभी छात्रों की प्रशंसा करती है, उन्हें उत्साहित भी कम करती है। वे छात्रों के लिए कभी भी शैक्षिक भ्रमण का आयोजन नहीं करती, क्योंकि उनकी नजरों में इस तरह की क्रियाएं छात्रों को अधिगम से दूर ले जाती है। उनका विश्वास केवल छात्रों के सामने व्याख्यान देने से है। बताओ कौन सा? मुझे तो यहीं पर समझ में आ गया 12th का आंसर। क्या आंसर आएगा बताओ इसका? ट्वेल्थ का क्या है, जिसमें क्या कर रही है? वो कभी क्षेत्र भ्रमण पर नहीं ले जाती, छात्रों की प्रशंसा भी कभी कभी करती है, तो इसको बोला जाएगा सत्तावादी, ठीक है। तो आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट, बारबरा ब्रॉडगन सन 1990 ईस्वी में
माध्यमिक कक्षाओं को सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाती है। वे तथा अन्य अध्यापक 50-60 छात्रों की कक्षा को छात्र केंद्रित अधिगम कराते हैं। छात्रों से सहकारी अधिगम कराते हैं। छात्रों की विविधताओं का सम्मान करते हैं। इस उपागम में छात्र अपने ही प्रश्नों के हल स्वयं निकाल लेते हैं। वर्ष के प्रारंभ में ही शिक्षिका छात्रों को आश्वस्त करते हैं कि हम पूरे वर्ष मिलकर शिक्षण अधिगम करेंगे, मतलब मिलकर काम करेंगे। किसमें मिलकर काम किया जाता है बताओ? जिसमें प्लानिंग और सारी चीजें टीचर और स्टूडेंट मिलकर करते हैं, वो कौन सा है? बिल्कुल सही, जिसमें टीचर और स्टूडेंट मिलकर काम करते हैं उसको बोला जाता है प्रजातांत्रिक। सही है भाई सबका। नेक्स्ट, बालकों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? बुक, ऑडियो विजुअल एड, पेपर एंड मैगजीन या क्लास एनवायरनमेंट? बताओ भाई। आंसर आएगा डी। क्लास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा तो बच्चे अच्छा सीखेंगे। ठीक है, ऑडियो वीडियो विजुअल एड से तो बच्चे का कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, इंटरेस्ट बच्चे का सबसे ज्यादा क्लास का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो लर्निंग में भी बच्चे का इंटरेस्ट आएगा। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑडियो विजुअल एड से हम क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा बनाते हैं, टीचिंग अच्छी करते हैं। क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो ऑडियो विजुअल एड भी उसी का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एड से टीचिंग लर्निंग को बेटर किया जाता है, बच्चों का कंसेप्ट अच्छा किया जाता है, बच्चों की लर्निंग परमानेंट हो जाती है। हालांकि बच्चों का इंटरेस्ट भी हम इससे खींचते हैं, पर इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन इसका है क्या? क्लास एनवायरनमेंट। अगर कक्षा का वातावरण बहुत अच्छा है तो बच्चों का लर्निंग में इंटरेस्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, which of the following is not a teacher related factor affecting teaching? knowledge of subject, communication skill, विद्यार्थियों से जुड़ाव या अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स? फटाफट बताओ इसका आंसर, वेरी वेरी इजी। इसका आंसर बताओ भाई। इसका आंसर होगा नहीं, नॉलेज होनी चाहिए टीचर को, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, टीचर का बच्चों से जुड़ाव भी होना चाहिए। तो रिसोर्सेज है या नहीं है, पर टीचर में स्किल ऐसी होनी चाहिए वो बिना रिसोर्स के भी अच्छा पढ़ा दे। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, कौन सा टीचिंग प्रोसेस के लिए अरेंज किया जाएगा बताओ? सबसे पहले क्या बनाया जाता है भाई? रिलेटिंग, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना नहीं। सबसे पहले क्या आएगा? चौथा मतलब कि सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? ऑब्जेक्टिव। पहले तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, ऑब्जेक्टिव के बाद क्या बनेगा भाई? सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा, यानी कि सबसे पहले फोर्थ आना चाहिए। तो फोर्थ किसमें है? इसमें। एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाएगा, सही है। फिफ्थ, पाठ्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण, फिर अपना नया कंसेप्ट रिप्रेजेंट कर दो। रिप्रेजेंट करने के बाद सेकंड, इवैल्यूएशन करो, यानी कि जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ तो आया। फिर रीटीचिंग, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से पढ़ा दो। तो आंसर इज डी। डी एकदम इसका सही आंसर है। सी क्यों बताया भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर बनेगा ऑब्जेक्टिव, बताओ। देखो भाई, इसमें सी का मतलब है बच्चों के साथ जुड़ाव, टीचर का बच्चों के साथ जुड़ाव होना चाहिए, टीचर और बच्चों में एक अच्छा कॉम्बिनेशन, रिलेशन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट,
अपनी कक्षा के एक विद्यार्थियों की प्रवृत्ति को याद यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे नए जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए, या वे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदल देनी चाहिए, या विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका आंसर बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टीचर बच्चों की ना प्रवृत्ति बदलना चाहता है कि ये सारे बच्चे ना एक जैसे हैं, बातें करते रहते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में बच्चे हैं जो हमेशा बातें करते रहते हैं, टीचर चाहता है उनकी ये प्रवृत्ति बदल जाए। तो सबसे बढ़िया क्या होगा? ऑप्शन बताओ क्या होगा। बताओ। इसका ऑप्शन होगा भाई सी। क्यों? देखो, एक मोटिवेट जब तक बच्चा नहीं होगा, जब तक उस ग्रुप से नहीं हटेगा। पहले तो बच्चे को ग्रुप से हटाओ, सारे बच्चों को अलग अलग कर दो। अलग अलग बैठेंगे तो एक साथ वो वाली डिस्टरबेंस करेंगे ही नहीं। अलग अलग बैठेंगे तो उनका वो मोटिवेट हो जाएंगे। अगर एक साथ बैठेंगे तो ना एक दूसरे को मोटिवेट होने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बच्चों की पोजीशन को ही बदल दो, अलग अलग बिठाओ उन्हें, एक साथ बैठने ही मत दो अगर वो नहीं पढ़ाई करते हैं तो। अगर मोटिवेट तो एक साथ वो बैठे हैं, सारे बच्चे एक जैसे बैठे हैं, तो वो मोटिवेट हो ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्यों? क्योंकि वो सारे एक जैसे हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों का अलग अलग कर दो। वे अलग अलग रहेंगे तो डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, फिर वो मोटिवेट भी हो जाएंगे। तो पहले उन्हें अलग करना पड़ेगा, फिर उनको मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, सामूहिक चर्चा उच्च स्तरीय शिक्षण विधि है। विचार समिति, कॉन्फ्रेंस या विचार गोष्ठी, ये चारों की चारों ही क्या है? तीनों हाई लेवल ऑफ ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट, एक शिक्षक को शिक्षा देने में समानता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। शिक्षा में समानता के सिद्धांत का अर्थ है सभी छात्रों को प्रवेश के समान अवसर देना, अधिकाधिक स्कूल खोलना, या सभी को उपलब्धि के बराबर अवसर देना। फटाफट दो। या स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराना। नहीं, समानता का मतलब है बच्चों को उपलब्धि के बराबर अवसर देना, ठीक है। नेक्स्ट, परिवार किस प्रकार बच्चे की शिक्षा को प्रभावित करता है? बाय प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड फैसिलिटी, बच्चों को स्कूल भेजकर, बच्चों के गृह कार्यों में मदद कर, या सामाजिक सांस्कृतिक के संसार उत्पन्न कर। बताओ। टीचर क्या करेगा भाई? जो घर होता है ना, वो बच्चों में सोशल कल्चर, सामाजिक संस्कृति उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? इसका आंसर क्या होगा भाई? डी। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग द टीचिंग ऑफ लाइफ वैल्यू। हमें जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान कहां से होती है? हमारी फैमिली से, ठीक है। तो जो हमें लाइफ की वैल्यूज मिलती है वो हमें कहां से मिलती है? हमारी फैमिली से, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, औपचारिक विद्यालय तथा खुले अधिगम केंद्रों में मूल अंतर इस बात से है कि खुले अधिगम केंद्र में अत्यधिक आधुनिक सहायक सामग्री का प्रयोग होता है, या औपचारिक विद्यालय अत्यधिक सुव्यवस्थित होते हैं। खुले अधिगम केंद्र पर विषय विकल्प अधिक होते हैं, या दोनों की अधिगम शैली भिन्न भिन्न होती है। फटाफट बताओ, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल स्कूल एंड सेंटर ऑफ ओपन लर्निंग। इसका आंसर होगा क्या कि जो फॉर्मल स्कूल होते हैं वो अत्यधिक सुव्यवस्थित होते हैं। कुछ बच्चे ने डी दिया है। देखो,
अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये दोनों ऑप्शन तो खुले विश्वविद्यालय की करेक्टरिस्टिक है। खुले अधिगम केंद्र, अधिक वैकल्पिक, उनमें ज्यादा ऑप्शन होते हैं, सही बात है। अधिगम शैली भिन्न भिन्न होती है दोनों की, ये भी सही है। पर देखो सबसे सही क्या है कि जो फॉर्मल एजुकेशन होते हैं वो ज्यादा सुव्यवस्थित होता है औरों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल टीचर इज वन, एक आदर्श अध्यापक वह है जो कवर द फुल कोर्स, हेल्प द स्टूडेंट इन लर्निंग, या इज द फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइडर, या लाइक्स डिसिप्लिन। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल सही बताया जा रहा है, सी। देखो ये हेल्प स्टूडेंट इन लर्निंग, ये इसी का आ गया। गाइडर और फ्रेंड इसी का पार्ट हो गया, तो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, अ टीचर शुड बी वेल वर्स्ड विद द थ्योरी ऑफ लर्निंग, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो। अधिगम सिद्धांतों का क्या हो भाई? भली भांति ज्ञान, जिससे क्या था, इससे अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने में सहायता मिलती है, या इससे अध्यापकों को अध्येता की अभिवृत्ति तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है, या इससे अध्यापकों को यह जानने में सहायता मिलती है कि अध्येता किन किन रूपों में सीख सकते हैं, या भाई इससे कक्षा अनुशासन सुनिश्चित होता है। बताओ इसका आंसर बताओ। आंसर बताओ भाई। जो लर्निंग थ्योरीज है, थ्योरीज में हम क्या पढ़ते हैं? अलग अलग तरीका। तो इससे हमें क्या जानने में मदद मिलती है कि अध्येता किन किन रूपों में सीख सकते हैं। टीचर अलग अलग थ्योरीज पढ़ता है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमें पता चलता है कि अध्येता अलग अलग तरीके से सीखते हैं। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए टीचर क्या पढ़ता है? थ्योरीज से अलग अलग चीजें समझ में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशल में सबसे कठिन कौशल है। कितने कौशल हैं? 4, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, तो देखो इन दोनों को तो बोला जाता है रिसेप्टिव स्किल, यानी कि इनएक्टिव या पैसिव स्किल हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, स्पीकिंग और राइटिंग क्या होता है? ये होता है प्रोडक्टिव। और एक्टिव स्किल भी हम इसको बोल सकते हैं। एक्टिव स्किल सबसे कठिन माना जाता है डी, राइटिंग सबसे डिफिकल्ट लेवल है, डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई इसमें सीक्वेंस तो लिखा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत है। इसमें सीक्वेंस लिखा ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ए नहीं हो सकता भाई 24 का, क्यों? एक बार देख लेते हैं साथ साथ। देखो आवश्यकताओं को जानने से बेटर ऑप्शन है कि बच्चे किस किस रूप में सीख सकते हैं। अलग अलग तरीके से बच्चा सीखता है, ताकि टीचर इस तरीके से पढ़ाए कि सब बच्चे सीखें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अध्येताओं में समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका है उन्हें प्रत्यक्ष तर्कना युक्तियां प्रदान की जाए, उन्हें कठिन शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यस्त रखा जाए, या सामान्य उत्तरों को अस्वीकार कर दिया जाए, या आलोचनात्मक अभिवृद्धि के निर्माण को संवेदित किया जाए। इंपॉर्टेंट कौन सा है जिससे बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का डेवलपमेंट हो? बताओ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का डेवलपमेंट तब हो सकता है, राइटिंग सबसे हाईएस्ट लेवल है तो उसी को सबसे टफ बोला जाता है, लिसनिंग नहीं होता डिफिकल्ट लेवल। ओके 27 का भी है डी, उनमें आलोचनात्मक अभिवृत्ति, मतलब बच्चे किसी भी चीज को क्या करें, तर्क वितर्क करके समझे। नेक्स्ट, एक कक्षा में प्रजातंत्र होने का परिचायक है यदि, क्या मीनिंग है डेमोक्रेसी का? फर्स्ट है विद्यार्थी नियमों में चलने के लिए स्वतंत्र रहें, कक्षा का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों द्वारा ही बनाया जाए, या कार्य की गतिविधियों में अधिकतर छात्र सहभागिता करें। बताओ डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? हाँ भाई, डेमोक्रेटिक का मतलब है कि कक्षा की कार्यविधि में अधिकतर छात्र सहभागिता करें। ठीक है, टू नहीं होगा भाई, कभी भी करिकुलम विद्यार्थी निर्धारित नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, उत्तम अधिगम का आधार है गुड लर्निंग, किस पर डिपेंड करती है? टीचर पर, एक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द प्यूपिल, गुड टीचिंग मेथड, या शिक्षण सामग्री का प्रयोग। गुड लर्निंग किस चीज पर डिपेंड करती है? छात्रों की सक्रिय रुचि, बताओ किस पर करेगी? एक टीचिंग जब अच्छी मानी जाती है जब ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन बच्चों का होता है, तो आंसर इज 2। नेक्स्ट, एक शिक्षक का मुख्य कार्य होता है केवल शिक्षण पर ध्यान देना, छात्रों की गलतियों को लगातार सामने लाना, छात्रों को खुद से सीखने में मदद करना, या भाई नन ऑफ दीज। बताओ क्या होगा? इन चारों में से सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? क्या है भाई? जब देखो बच्चे जरूर बी और सी बताएंगे, जरूरी नहीं है बार बार उनकी गलतियों को उजागर करना, कई बार मत भी करो, बार बार करोगे तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। छात्र को खुद से सीखने में मदद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? क्या है भाई? पढ़ाए गए विषय का गहरा ज्ञान, कड़ा अनुशासन, या विद्यार्थियों के साथ अच्छा सौहार्द, या एक गुड मोटिवेटर। थर्टी वन का मतलब एक टीचर कब अच्छा माना जाता है? जब वो एक गुड मोटिवेटर होता है। जरूरी नहीं है विद्यार्थियों के साथ उसका अच्छा सौहार्द हो। आंसर क्या आएगा? डी। 30 का आंसर है भाई स्टूडेंट को खुद से सीखने में मदद करना। नेक्स्ट, एक शिक्षक विद्यार्थियों को हौसला इस तरह बढ़ा सकता है, योग्य इनाम देकर, योग्य मार्गदर्शन देकर, या भाई उदाहरण देकर, या क्लास में भाषण देकर। एक अच्छी गाइडेंस देकर टीचर बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। नेक्स्ट है भाई, एक 7 साल का विद्यार्थी क्लास स्तर के हिसाब से नहीं पढ़ सकता, शिक्षक को निम्न स्तर का पढ़ाने का अभ्यास देना चाहिए।
माता पिता को खबर देनी चाहिए, उसी क्लास में रोक लेना चाहिए, या विशेषज्ञ की सहायता लेकर कारण जानने का प्रयत्न करना चाहिए? ठीक है, बताओ 33 का बताओ। अगर बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो उसके रीजन को जानकर क्या करो, पहले तो रीजन पता चलेगा तभी तो उसको दूर किया जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट, आपकी कक्षा 12वीं के एक विद्यार्थी की अपने समूह के साथ अच्छी पटती है और उसके संप्रेषण कौशल उत्तम है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा ज्यादा बढ़िया रहेगा? बताओ। एक 12वीं क्लास का बच्चा है जो बहुत अच्छा ग्रुप क्या करता है, उसकी सबके साथ अच्छी पटती है और संप्रेषण कौशल भी अच्छा है, तो उसे आप कौन सा पेशा चुनने को कहोगे? बिल्कुल सही भाई, आर्किटेक्चर। नहीं भाई, थेरेपिस्ट आएगा, थेरेपिस्ट। ये होवार्ड गार्डनर की जो थ्योरी पढ़ी थी ना हमने, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी कितने प्रकार के बताए हैं? 9 टाइप्स बताए हैं भाई, 9 टाइप्स, उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कक्षा में उत्पन्न व्यवहार संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक स्वीकार्य विधि नहीं है? फर्स्ट है व्यक्तिगत रूप से बच्चों से परामर्श करना, या बच्चों की अध्ययन संबंधी सहायता करना, या भाई कठोर अनुशासनात्मक नियम निर्धारित करना, माता पिता से चर्चा करना। बताओ भाई, एक कक्षा में उत्पन्न व्यवहार संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए कौन सा सबसे बढ़िया मेथड है भाई? सबसे बढ़िया मेथड नहीं है पूछा है, सबसे बढ़िया मेथड नहीं है तो क्या है? कठोर अनुशासन नियम निर्धारित करना, ये मेथड अच्छा नहीं है। 34 का बी क्यों नहीं होगा? आर्किटेक्चर जो होते हैं उनमें कौन सी इंटेलिजेंसी पाई जाती है? स्थानिक, स्पेशल, इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई, कक्ष के प्रबंधन के मुख्य कौन जिम्मेदार होता है? क्लास के लिए जिम्मेदार कौन है भाई? क्लास की मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार कौन है बताओ? देखो, क्लास के लिए जिम्मेदार होता है टीचर, स्कूल के लिए जिम्मेदार होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? क्लास टीचर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए, विद्यार्थियों को वाद विवाद और चर्चाओं में शामिल करना चाहिए, कक्षा को समरूपी योग्यता समूह में विभाजित करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग करानी है बच्चों से, तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? बच्चों को ग्रुप वर्क दो, ग्रुप प्रोजेक्ट। जब बच्चे ग्रुप में करेंगे तो बच्चे सीख जाएंगे। सी नहीं होगा, बी होगा। कोऑपरेटिव लर्निंग किस में होती है? ग्रुप प्रोजेक्ट में। देखो, जब भी आंसर आ जाए ना डिबेट और डिस्कशन, इससे सबसे ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए तो डिस्कशन ठीक है, पर अगर बच्चों का कोऑपरेशन बढ़ाना है तो कोऑपरेशन ग्रुप से बढ़ेगा। ठीक है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, अधिकांश बच्चों का स्वभाव एक जैसा होता है,
या अधिकांश बच्चे की रुचि एक जैसी होती है, ऑल ऑफ दीज? हाँ भाई खुशी, एसएसटी वालों की क्लास साइंस वालों के लिए बहुत यूजफुल क्लास है, ठीक है। चलो भाई बताओ, देखो क्या है सही स्टेटमेंट, सभी बच्चों की कैपेसिटी अलग अलग होती है, सेम किसी की भी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे पता था एक दो बच्चे डी जरूर देंगे। सभी बच्चों में एक जैसा नेचर नहीं होता, ना उनमें एक जैसी रुचि होती, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। सब बच्चे में अलग अलग क्षमता होती है, तो ये आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट, बच्चों के लिए शिक्षण के अनुसार होना चाहिए। बच्चों के लिए जो शिक्षण है वो किसके अनुसार होना चाहिए? उसके स्वभाव के, या मानसिक, उनके मानसिक विकास, या भाई उनके सीखने की क्षमता? आंसर क्या होगा? डी, इन तीनों के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यार्थी प्राय व्यक्तिगत अंतर दिखाते हैं, अतः एक शिक्षक को चाहिए। बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाते हैं, तो एक टीचर को क्या चाहिए? सख्त अनुशासन लागू करना? नहीं। पढ़ाई की एक समान गति कायम करना? नहीं। प्रोवाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, या हैव मोर टेस्ट? टीचर, देखो इंडिविजुअल डिफरेंस आ गया ना, तो टीचर को वैरायटी देनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो आंसर इज ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, सीमा हर पाठ झट से सीख लेती है, लेकिन लीना को सीखने में अधिक समय लगता है, क्यों? क्योंकि उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता है, राइट आंसर, ठीक है, सभी का ठीक है भाई। नेक्स्ट, प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए? इंटरेक्टिंग विद पेरेंट, अंडरस्टैंडिंग फेलो टीचर, या अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी, या अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन? सबसे पहले बच्चों को समझना है, किसको? बच्चों को, 42 का डी। नेक्स्ट, इंडिविजुअल अटेंशन एजुकेशन इज कंसिडर्ड डिजायरेबल फॉर? बताओ भाई, व्यक्तिगत ध्यान शिक्षक के लिए वांछनीय है, सभी छात्रों के लिए? इंडिविजुअल अटेंशन एंड एजुकेशन सभी बच्चों के लिए जरूरी है, किसके लिए? सभी बच्चों के लिए, आंसर इज 2, सभी प्रकार के बच्चों के लिए व्यक्तिगत ध्यान की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, द एक्टिविटी टेक्निक, जो एक्टिविटी टेक्निक होती है जिसमें एक्टिविटीज की जाती हैं, वो किस पर आधारित होती है? स्टूडेंट, टीचर, क्लास, या सब्जेक्ट? तो 44 का आंसर क्या होगा? छात्र केंद्रित। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इन क्लासरूम टीचिंग? क्लासरूम टीचिंग में ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, शिक्षक का कार्यभार कम करना, अधिक से अधिक बच्चों को अधिगम में भाग लेने देना, या संकल्पनाओं को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करना, या विद्यार्थियों को स्वतंत्रता मुहैया कराना? बताओ क्यों किया जाता है भाई ग्रुप एक्टिविटी इन क्लास? ग्रुप एक्टिविटी क्लास में इसलिए कराई जाती है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके सीखने में। देखो सबसे बड़ी आंसर है, बच्चों का पार्टिसिपेशन जिसमें ज्यादा होगा वही आंसर सबसे बेटर होगा।
ठीक है, जिसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होगा उसी का क्या माना जाएगा, वही आंसर सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट, गतिविधि तकनीक होती है, यह भी अभी करा था, स्टूडेंट सेंटर। नेक्स्ट, अपने विद्यार्थी को समझने के लिए एक शिक्षक के निम्न में से किसमें माहिर होना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी, या बच्चों को समझने की अभिरुचि, या विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थी के मत, या ऑल ऑफ दीज। बताओ क्या आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई, 47 का डी, सभी। चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होगा जब भी टीचर बच्चों को समझ पाएगा, बच्चों को समझने में उसकी रुचि भी तो होनी चाहिए। ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड द सब्जेक्ट मैटर, उसको भी जानना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रत्येक से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ख्याल रखा जा सकता है केवल एक के अतिरिक्त, वह कौन सा है। इंडिविजुअल डिफरेंस में बी डील विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग, एक्सेप्ट फर्स्ट, ऐसी विधियों का प्रयोग जो औसत बालकों के लिए उपयुक्त हो, या एक्स्ट्रा टाइम फॉर ब्राइटर स्टूडेंट, या विद्यालयों के बाद में मंद अध्येताओं को निर्देशन देना, या पीयर ट्यूटरिंग। बताओ, मतलब कि इसका आंसर बताओ क्या है। ऐसा मेथड यूज करना इंडिविजुअल डिफरेंस को सेटिस्फाई करे जो, हाँ, क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन मैं समझाती हूं क्यों नहीं समझ आया। मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ख्याल रखने के लिए वो कौन सा तरीका इनमें से सबसे खराब है, बताओ सबसे खराब तरीका कौन सा है। देखो, व्यक्तिगत ब्राइटर जो स्टूडेंट है उनके लिए अतिरिक्त समय देंगे तो उनकी जरूरत तो पूरी हो रही है, सही है। स्लो लर्नर है, उनको क्या करना है भाई, क्लास के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दो, तो ये भी ठीक है। सहपाठी अध्यापन नहीं, अगर हम एक ही मेथड का यूज करेंगे जो सिर्फ एवरेज बच्चों के लिए है, तो ना तो अपर वाले सेटिस्फाई होंगे ना लोअर वाले। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऐसी विधि का प्रयोग जो औसत बालकों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मींस अध्यापन ऐसे किया जाए कि इसमें बच्चों की अंतःक्रिया अधिकतम हो, बच्चों से पूछकर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए, या शैक्षिक अनुभवों की योजना बच्चों की रुचि के अनुसार हो, या बच्चों को इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि वे बिना शिक्षकों की सहायता के अपना अधिगम स्वयं संयोजित कर ले। बताओ क्या आंसर होगा भाई, इसका आंसर होगा क्या। देखो, बच्चे करिकुलम कभी नहीं बनाते, क्या होगा, योजना बना कि चाइल्ड सेंटर का मतलब है जिसमें बच्चों के अनुसार सब कुछ हो। चाइल्ड सेंटर का मतलब है जिसमें बच्चों के अनुसार, सेंटर में बच्चा, उसकी रुचि आवश्यकता के अनुसार ही सब कुछ डिसाइड हो। तो आंसर क्या आएगा, सी, सी इसका आंसर होगा भाई। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ही ये है जिसमें सब कुछ बच्चे के अनुसार हो। एक बार भाई क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या है, इसका भाई ए आंसर होगा। सॉरी, मैंने ए ढंग से नहीं पढ़ा था, इसका आंसर ए ही होगा। देखो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब तो ये होता है जिसमें बच्चों के अनुसार सब कुछ हो, ठीक है, पर
जब बच्चे का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा तो बच्चे की लर्निंग बेटर हो रही है, बच्चे का पार्टिसिपेशन बेटर हो रहा है तो बच्चे के अनुसार ही हो रहा होगा। तो ए ही है इसका आंसर, वो मैंने थोड़ा सा गलती से पढ़ लिया था। नेक्स्ट, हाँ भाई ये बात सही, सी में प्लानिंग की बात कर रहा था। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए आप किस कारक पर सर्वाधिक बल देंगे? बताओ, बाल केंद्रित के लिए पर्यावरण प्रधान, या भाई एग्जामिनेशन, या टीचर इफेक्टिवनेस, या भाई उन चाइल्ड एबिलिटी। 50 का है भाई डी, बच्चों के अनुसार। नेक्स्ट, बाल केंद्रित उपागम में शिक्षण प्रक्रिया होती है कैसी? पढ़ाने वाली, खेलने वाली, लिखने वाली, या सीखने वाली? इसका आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 51। फटाफट करो भाई, 1 बजे तक है ये क्लास। हाँ भाई, नहीं भाई, बाल केंद्रित शिक्षा में खेलने के लिए नहीं, सीखने के लिए होती है। आंसर इज सी। नेक्स्ट, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रोग्रेसिव, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, या इन्फ्लुएंशियल? एक टीचर को क्लास में कैसा होना चाहिए भाई? एक टीचर को कक्षा में कैसा होना चाहिए बताओ? इसका आंसर होगा सी। क्यों? जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है ना, उसी को प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोला जाता है। डेमोक्रेटिक होगी तभी प्रोग्रेसिव होगी, ठीक है? पहले डेमोक्रेटिक क्लास होगी तो ही वो क्लास प्रोग्रेसिव होगी। ओके, पहले बच्चों को छूट दिया जाएगा, फिर वो करेंगे तो बच्चों की प्रोग्रेस बेटर होगी। अगर छूट नहीं दिया जाए तो प्रोग्रेस भी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो पहले एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक, उसके बाद बच्चों में प्रोग्रेस अच्छी होगी। डी क्यों नहीं होगा? प्रभावशाली भूमिका, ये कुछ होता ही नहीं है। और देखो, ये जो दो प्रगतिशील और डेमोक्रेटिक एजुकेशन का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था बताओ? नहीं नहीं, प्रोग्रेसिव होकर डेमोक्रेटिक नहीं होता, पहले डेमोक्रेटिक होगा फिर प्रोग्रेसिव होगा। पहले बच्चों को छूट दी जाएगी, फिर वो करेंगे कार्यों को, कार्य को करने के बाद क्या करेंगे? वो प्रोग्रेस, ठीक है? वो क्या करेंगे भाई? प्रोग्रेस, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, या जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। विदाउट कोऑपरेटिंग लिख दिया। थर्ड है, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, या जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। देखो, हमें कभी भी कंपटीशन तो करना ही नहीं है और बच्चों को उत्तर याद कराने ही नहीं है, बच गए, ठीक है? और कभी भी हमें विदाउट कोऑपरेशन आंसर नहीं देना कि बच्चे फील विदाउट कोऑपरेशन के करें, ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्या बचा? सी। जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे कि बच्चे का जो स्तर है, सोशल लेवल है, किस बैकग्राउंड से आता है, उसको समझे, वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणास्पद बनाए। और ऐसे भेदभाव नहीं करना भाई, ये इस वर्ग का बच्चा है तो इसको अच्छा नहीं पढ़ाना, इनके साथ भेदभाव करना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? उनको समझ के उनको भी एक्सेप्ट करो क्लास में, उनको भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
शिशु केंद्रित कक्षा में क्या है? शिशु केंद्रित कक्षा में सामान्यतः बच्चे इनसे सीखते हैं, शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, या समूह में, या व्यक्तिगत और समूह दोनों में। बताओ। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या आंसर होगा? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे, 54 का सी आ रहा है भाई, हिंदी में गलत लिखा है। इसका बिल्कुल सही आंसर है भाई डी। बच्चे व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं और इन ग्रुप में भी। हर बच्चे का सीखने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। व्यक्तिगत भेदों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अब की बार आएगा एग्जाम में। मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस पर सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया था? ये किया था भाई गाल्टन ने, फ्रांसीसी गाल्टन ने सबसे पहले अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर स्टडिंग द इंडिविजुअल प्यूपिल? एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से समझने का मूल कारण क्या है? ताकि उसकी क्षमताओं को समझने और विकसित करने में सहायता मिल सके और उसकी दुर्बलताओं की पहचान की जा सके, या ताकि यह मालूम हो सके कि उसने कितना और क्या सीखा है, अतः वहीं से अनुदेशन प्रारंभ किया जा सके, या शैक्षिक सिद्धांत और अभ्यास की दृष्टि से स्वयं को उद्दतित किया जा सके ताकि उसे समांगी रूप में समझा जा सके और शैक्षिक प्रशासन सुगम बनाया जा सके। बताओ, इंडिविजुअल पीपल को समझना क्यों जरूरी है? बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। क्यों जरूरी है? ताकि हमें पता चल सके, ताकि उसकी जो क्षमताएं हैं उसको समझे और फिर समझकर विकसित करने में उसकी दुर्बलताओं को भी पहचान की जा सके। इसका आंसर होगा भाई फर्स्ट। ठीक है, नाउ सेकंड कर बताओ भाई, क्या है इसमें? यदि विद्यालयों ने समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है तो नीचे दिए गए कथनों में से 3 कथन हैं ऐसे हैं जिन्हें अध्यापक को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वह कौन सा है? फर्स्ट, उन्हें चाहिए कि विद्यालय को प्रौढ़ समाज की एक प्राकृतिक का रूप प्रदान करे,
या उन्हें विद्यार्थियों की सांस्कृतिक धरोहर को जानना चाहिए, या उन्हें चाहिए कि विद्यालय क्रियाकलापों को सांस्कृतिक प्रतिरूपों से संबंधित करे, उन्हें चाहिए कि व्यवहार को सामाजिक अन्योन्य क्रिया के लिए निर्देशित करें और उसका रिकॉर्ड रखें। बताओ क्या आंसर होगा भाई? इसका आंसर बताओ भाई। इसका आंसर देखो क्या होना चाहिए, उन्हें चाहिए कि विद्यालय को प्रौढ़ समाज की एक प्रकृति का रूप प्रदान करे, एडल्ट सोसाइटी का नहीं। टीचर को ये नहीं करना है, ठीक है, टीचर को रोल ये नहीं होता है। फर्स्ट होगा भाई इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। अधिगम को प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि डैश के रूप में लक्ष्य अर्थपूर्ण हो। फर्स्ट, उसमें सम्मिलित बौद्धिक विचार, या अध्येताओं की आवश्यकताओं और प्रयोजना, विद्यालय की प्रतिष्ठा, या द करिकुलम ऑब्जेक्टिव। वेरी वेरी इजी। हाँ भाई, उसका आंसर ए ही होगा 57 का। 58 का 2 है भाई, सही है 58 का 2। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन। जब विद्यालयी बच्चे शरारती, विस्फोटक, विद्रोही अथवा भावशून्य हो जाए तो अध्यापक को सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए निर्धारित कार्य की उपयुक्तता तथा बच्चों से की गई अपेक्षाओं की ओर, या कक्षा की समाजमीतीय संरचना की ओर, या घर और समुदाय को गुप्त रूप से दुर्लभ बनाने वाले प्रभाव की ओर, या उसके घर के वातावरण की ओर जहां से बच्चा आता है। बताओ भाई, जब बच्चे शरारती, विस्फोटक, विद्रोही और भावशून्य हो जाए तो अध्यापक को क्या कार्य करना चाहिए? इससे पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। 59 का बिल्कुल सही है भाई, संतनु ने इसका सही आंसर दिया है। इसका आंसर होगा भाई कि निर्धारित कार्य की उपयुक्तता, कि क्या टीचर ने बच्चों से, इसका आंसर ये होगा भाई फर्स्ट, क्या टीचर ने जो बच्चों को काम दिया है क्या वो सही दिया है या नहीं। अगर बच्चों की अपेक्षाओं के अनुरूप है या नहीं, अगर नहीं होगा तो बच्चे उसको नहीं करेंगे, मिसबिहेव करेंगे। तो बच्चों के अनुसार होना चाहिए। पहले टीचर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो टीचर ने बच्चों को काम दिया क्या वो सही है या नहीं, बच्चों के अनुसार है या नहीं, ठीक है। इस बात का ध्यान टीचर को देना चाहिए। अगर उपयुक्त होगा और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तो बच्चे विद्रोही नहीं होंगे, शरारती भी नहीं होंगे और विस्फोटक भी नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग द लर्नर शुड हैव। प्रभावी और स्थायी अधिगम के लिए अधिगमकर्ता में होनी चाहिए क्या? अधिगम की योग्यता, अधिगम का अवसर, या समझने की योग्यता, या अभिप्रेरणा और धारण योग्यता। फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग, ज्यादा समय तक वो जो सीख रहा है वो उसको याद रहे तो उसको लिए क्या जरूरी है? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 60। क्या सबसे बढ़िया ऑप्शन है?
60 का देखो, एबिलिटी टू लर्न और एबिलिटी टू आंसर अंडरस्टैंड एक जैसा मीनिंग निकल रहा है दोनों का, तो ये दो ऑप्शन कट गए। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, देखो अगर बच्चे मोटिवेट होंगे तो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, और फिर अगर उनमें एबिलिटी ज्यादा समय तक याद कर कर रखने की होगी तो ही वो क्या कर पाएंगे, उसको ज्यादा समय तक याद रख पाएंगे। मोटिवेशन एंड एबिलिटी टू रिटेंशन, ज्यादा समय तक बच्चे जब चीजों को याद कर पाते हैं जब वो मोटिवेट होकर सीखते हैं, तो मोटिवेशन सबसे पॉजिटिव वर्ड है इसमें। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, बताओ इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? संतनु भाई, डी ही उसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब आप लोग मुझे बताओ आंसर सही। ड्यूरेबल लर्निंग उसी में ज्यादा अच्छी होगी जो रिटेंशन अच्छा कर पाएगा। ठीक है, तो बताओ इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? सभी बच्चों के लिए शैक्षिक सुलभता के समान अवसर, या बालकों के लिए उपलब्ध शिक्षा के प्रकार की समानता, प्रत्येक बालक के लिए समान शैक्षिक मानक, या उस प्रकार की शिक्षा जिसके लिए कोई बालक सर्वाधिक उपयुक्त है को प्राप्त करने के समान अवसर। बताओ भाई। क्या आंसर होगा 61 का? ए नहीं होगा भाई। इसका आंसर देखो क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा डी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले बच्चों को, ठीक है, टू हैव दैट टाइप ऑफ एजुकेशन, जिस प्रकार की उन्हें शिक्षा चाहिए उस प्रकार की शिक्षा के लिए उन्हें समान अवसर। हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? डी, डी सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ओके, तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज मीन फॉर, शिक्षा का अर्थ है, बताओ भाई शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ है, देखो जिस टाइप की एजुकेशन, यानी कि बच्चे के अनुसार जो एजुकेशन, बच्चे के में जो जन्मजात शक्ति है उसके अनुसार उसको एजुकेशन देना। बताओ भाई शिक्षा का क्या अर्थ है? विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान, या बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास, या बालक को साक्षर बनाना, या टू मेक द चाइल्ड एबल फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भाई सेकंड। आज की जो शिक्षा है वो चाहती है कि बच्चों में जो जन्मजात शक्ति है, जन्मजात शक्ति उसका पूरा विकास किया जाए। तो आंसर एक बार 61 भाई दोबारा समझ लेते हैं, बच्चों की बड़ी डिमांड आ रही है। देखो 61 को समझो एक बारी, क्या है फर्स्ट ऑप्शन इसमें, सभी बच्चों के लिए शैक्षिक सुलभता के समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू हैव एक्सेस टू एजुकेशन। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं सबको समान अवसर देना, ये ठीक है, पर ज्यादा सही ऑप्शन इसमें देखो क्या है, और पढ़ लेते, इक्वालिटी ऑफ टाइप ऑफ एजुकेशन अवेलेबल फॉर ईच चाइल्ड, प्रत्येक बालक के लिए उपलब्ध शिक्षक के प्रकार की समानता, टाइप्स ऑफ एजुकेशन की समानता नहीं। देखो 2 और 3 तो होगा नहीं, एजुकेशन स्टैंडर्ड सबके लिए एक जैसे होने चाहिए नहीं,
दी क्यों होगा? उस प्रकार की शिक्षा जिसके लिए कोई बालक सर्वाधिक योग्य है। मतलब हर बच्चे में एक अलग अलग जन्मजात शक्ति होती है, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, उसके अनुसार उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, उसको बोला जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इसका आंसर क्या होगा? डी। देखो, एजुकेशन इज मीन्ड फॉर बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना। आज की जो शिक्षा है ना, लिटरेट का मतलब है सिर्फ बच्चों को अक्षरों का ज्ञान देना, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक का ज्ञान देना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट करो इसको। हाँ, सीखने में सबसे अधिक भूमिका होती है किसकी? बताओ भाई, 62 का 3 का आंसर दो। सीखने में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? बताओ। सीखने में सबसे ज्यादा रोल होता है देखने का, आंखों का। सबसे ज्यादा रोल आंखों का होता है। अगर जिसके आंख नहीं होगी ना, वो बहुत कम सीख पाएगा, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है सीखने में। देखो, आंखों का रोल हमारे जीवन में सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसकी आंखें नहीं होती उनको सीखने में बहुत मुसीबतें आती हैं, ठीक है। देखो, करके, टचिंग का मतलब जब होता है, इसका आंसर जब ज्ञान, मतलब कि करके सीखना, वो बच्चे करके सीखते हैं जिनको, स्लो लर्नर्स को, ठीक है। स्लो लर्नर्स की अगर आंख नहीं होगी तो उनको सीखने में बहुत दिक्कत होगी। सबसे ज्यादा हमारे सीखने में हमारी आंखों का रोल होता है। आंखें नहीं होगी तो हमें सीखने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारे सीखने में रोल किसका होता है? हमारी आंखों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबके आंसर मुझे दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है 64। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता होना, या कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, या कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। क्या मतलब होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का? देखो, आंखें नहीं है, बच्चा सुन तो लेगा पर वो लर्निंग नहीं कर पाएगा जो वो सबसे ज्यादा आंखों से देखकर, ठीक है। तो भाई सबके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। पिंकी, आप अपना आंसर पूछो। 64, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है जब बच्चे फिजिक, मेंटल एबिलिटी और इमोशनल एबिलिटी, बिल्कुल सही है इसका आंसर 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम आर, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद क्यों होते हैं? क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, या लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं, या लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैद्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है,
या भाई लास्ट हानिकारक है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। बताओ इंडिविजुअल डिफरेंस लाभकारी है या भाई अलाभकारी? बिल्कुल सही है भाई इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये लाभकारी होता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों की मदद करता है ताकि बच्चों को टीचर समझ सके। ठीक है, डी नहीं होगा। हानिकारक नहीं होता इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना, हेल्पफुल होता है एक टीचर के लिए ताकि टीचर बच्चों को अच्छे से समझ सके फिर पढ़ाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े बड़े क्वेश्चन है, फटाफट दो, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्या है भाई? द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हेल्प टीचर इन। व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? फर्स्ट है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, या सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, या पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते, या व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थी की सफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी होना ठहराने में। आंसर बताओ भाई क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है, बस एक बच्चे ने गलत दिया, रोशन ने फर्स्ट बताया। नहीं, यूनिफॉर्म स्टाइल तो कभी लेना ही नहीं है, समान रूप एक जैसा चीज हम बच्चों के लिए कभी नहीं ले सकते। तो आंसर क्या आएगा? बी। क्यों आएगा? सभी शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ठीक है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आ गया है, नेक्स्ट इसको करो और बताओ क्या आंसर होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई? हाँ भाई, सबके मैसेज मुझे मिल रहे हैं। ए मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हिट्रोजीनियस इन। देखो हिट्रोजीनियस ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिसमें अलग अलग योग्यता और अलग अलग ज्ञान, अलग अलग स्किल के बच्चे होते हैं। जो किसमें डिफरेंट होते हैं भाई? देखो कितना गलत आंसर बच्चों ने दिया है, सी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। एबिलिटी ग्रुप किस आधार पर बनाए जाते हैं? योग्यता के आधार पर। योग्यता अलग अलग होगी। योग्यता किस चीज में अलग अलग होती है? ज्ञान और स्किल की। ज्ञान और स्किल में योग्यता अलग अलग होती है। ठीक है, देखो कुछ बच्चों ने इसका बड़ा गलत आंसर दिया है। क्या? किसी ने सेकंड, किसी ने थर्ड। नहीं, जो ज्ञान और नॉलेज है उसी में बच्चे अलग अलग पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निखत आपका सही था तो भाई अच्छी बात है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर कभी गलत नहीं देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए
अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, या अध्यापक का सकारात्मक रुख, या बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत। बताओ क्या आंसर होगा भाई? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है 68। क्या है इसका आंसर? बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन नहीं है, सही नहीं है? तो अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं होना चाहिए। कार्य किसके अनुसार होना चाहिए? बच्चों के अनुसार। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 करो भाई। टू बी अ इफेक्टिव टीचर इट इज इंपॉर्टेंट टू। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, या विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, या पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। बताओ क्या आंसर होगा? बताओ एक इफेक्टिव टीचिंग कब मानी जाती है? हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर है सी। अगर एक टीचर हर बच्चे के संपर्क में होगा, हर बच्चे से कोऑर्डिनेट करेगा, तो टीचिंग बहुत अच्छी होगी, सब बच्चे अटेंटिव रहेंगे क्लास में। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो निखत। एवरी चाइल्ड, सब बच्चों के कांटेक्ट में होना चाहिए। ठीक है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह कौन सा सिद्धांत है? हम सब एक दूसरे से हर चीज में अलग होते हैं। ये किस सिद्धांत की वजह से होगा? देखो, अगर बच्चे ज्यादा रहेंगे तो क्वेश्चन बदल जाता भाई। अगर क्वेश्चन ये है तो आंसर यही होगा जो मैंने बताया इससे पहले में। पर अगर ज्यादा बच्चे होते तो एग्जामिनर क्या करता? क्वेश्चंस के ऑप्शन भी तो बदलता ना। सी क्यों नहीं होगा ये बता देती हूं। सी ही है भाई इसका आंसर। नेक्स्ट। नहीं देखो, कुछ बच्चे ने इसका आंसर दिया भाई हेरिडिटी। वाओ, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण। एक प्रिंसिपल है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, चाहे वो किसी चीज में भी हो। नेक्स्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अमृता विभिन्न तत्वों की मदद लेती है जिसे कि चार्ट बनाना, ग्राफ बनाना, चित्र, सूचनाएं एकत्र करना तथा छात्रों के जोड़े तथा समूह बनाकर प्रस्तुत करना। यह अनुदेशन क्या है भाई? ये उसके अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का एक तरीका, या केवल बुद्धिमान छात्रों की मदद करता है, छात्रों को आकलन हेतु तैयार करने का उत्तम तरीका है, या बहुआयामी बुद्धि छात्र वाले द्वारा अच्छा निष्पादन और अच्छा सीखने में मददगार है। बताओ, एक टीचर बहुत सारे
तरीके को यूज कर रहा है अपने टीचिंग को, अपने कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो टीचर क्या कर रहा है? बताओ। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? डी। क्यों? क्योंकि बहुआयामी बुद्धि वाले छात्र अच्छा निष्पादन, क्योंकि बुद्धि का स्तर हर बच्चे का अलग अलग होता है। वो थ्योरी पढ़ी है ना, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, होवार्ड गार्डनर की, यही उसका रीजन है। नेक्स्ट 72 सॉरी। कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए बी फ्रेंडली विद ऑल, कम्युनिकेट वेल, या लव हिज स्टूडेंट, या व्यक्ति पे इंडिविजुअल अटेंशन। बताओ क्या आंसर होगा इसका? बताओ क्या आंसर होगा भाई इसका? हाँ, इंडिविजुअल अटेंशन इसका आंसर। देखो अभी भी बच्चों ने कुछ गलत ही दिया है। एक अध्यापक विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध विकसित करना चाहता है, तो जब वो सबके साथ व्यक्तिगत रूप से ध्यान देगा तभी वो सबके साथ अलग अलग रिलेशन अच्छे से मेंटेन कर पाएगा ना, उनको समझ पाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा भाई? डी। 72 का डी होना चाहिए। ए क्यों होगा भाई? फ्रेंडली विद ऑल, टीचर को ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना चाहिए, वरना टीचर बच्चे टीचर को टीचर ही नहीं समझेंगे। कम्युनिकेट वेल, इसका मतलब है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ भी आना चाहिए, पर ज्यादा बेटर ऑप्शन इसमें डी है। अगर टीचर व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देगा, यानी कि बच्चे की जरूरतों के अनुसार कार्य करेगा, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ए क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ज्यादा फ्रेंडली हो गया बच्चे से तो बच्चे टीचर को बच्चा ही नहीं समझेंगे। ठीक है, तो ए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, टीचिंग शुड एम एट, टीचिंग को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? अध्यापन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताओ, अध्यापन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? फर्स्ट, बच्चों की स्वाभाविक आशाओं और सीखने की योजना को बढ़ाना, या पाठ्य पुस्तक से पाठ को पढ़ना, या कक्षा कार्य, गृह कार्य, प्रयोजन कार्य देना और परीक्षाओं का आयोजन करना। कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया है? 73। चलो बताओ भाई 73 का। पूनम कह रही है सॉरी मैम मिस्टेक हो गई। देखो मिस्टेक यहां तो हो जाए ठीक हो जाएगी, पर जो एग्जाम में करके आओगे ना वो ठीक नहीं होगी। तो आंसर क्या है भाई इसका? ज्यादातर बच्चों ने सही दिया है, पर अरुण ने गलत दिया है। इसका डी तो होगा ही नहीं। देखो टीचिंग का एम यही नहीं होता कि पाठ्य पुस्तक से पाठ को पढ़ाना एम नहीं होता। पढ़ा दिया तो यानी कि सिर्फ रटवा दिया, पढ़ा दिया, बच्चों को समझ भी तो आना चाहिए ना। तो देखो ये ऑप्शन कटा तो ये भी कट गया। अब बचा थर्ड, गिविंग क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड कंडक्टिंग टेस्ट। इनमें फोकस कर दिया चार चीजों पर। ये अच्छी टीचिंग नहीं होगी। टीचिंग कौन सी अच्छी होगी? बच्चों की स्वाभाविक आशाओं और सीखने की योजना को बढ़ाना, बच्चों में जो नेचुरल डिजायर होती है उनको बढ़ाना और फिर सिखाना। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है भाई? ए। अभी भी गलत दिया है। संतनु आपका आंसर मुझे नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ क्या है आपका आंसर? आप अपना आंसर बताओ। हाँ भाई देखो टेस्ट पर फोकस कर दिया इसमें, तो ये आंसर इसलिए नहीं होगा। इसमें दो तीन चीजों पर फोकस किया, कक्षा कार्य, गृह कार्य, प्रयोजन कार्य। और टीचिंग जब बढ़िया मानी जाएगी जब स्वाभाविक बच्चों की स्वाभाविक आशाओं और सीखनों की योजना को बढ़ावा देना, बच्चे को ध्यान में रखकर काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ 74, अध्यापक द्वारा किसी विषय की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? परीक्षा योजना, निर्धारित उद्देश्य, वर्तमान कक्षा की अवस्थाएं या कोग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट। विच आर इररिलीवेंट है, कौन सा इररिलीवेंट है जो संबंधित नहीं है? चलो 74 का बताओ। असंगत पूछा है, रिलेटेड नहीं है, बताओ। देखो आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव तो होने चाहिए, वर्तमान कक्षा की अवस्थाएं, हमारी प्रेजेंट कंडीशंस क्या है ये भी होना चाहिए। अब क्या बचा? कोग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का जो संज्ञानात्मक स्तर है उसके अनुसार ही उसको टॉपिक और कंटेक्ट चूज करना चाहिए। इसमें किस पर ध्यान दिया है? एग्जामिनेशन, परीक्षा पर, तो यही आंसर है। असंगत है ये आंसर। आपका कमेंट मुझे दिख रहा है प्रीति, पर आप आंसर तो दो, आंसर दो। चलो क्या है इसका? हाँ भाई, एक चीज पर फोकस कर दिया, एग्जामिनेशन पर, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। टीचर को तो आइडेंटिफाई करना चाहिए, तो संगत है, असंगत क्वेश्चन में पूछा है। शिवा पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। बी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इररिलीवेंट पूछा गया है, ये रिलीवेंट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विद्यार्थी की जरूरत और रुचि का अध्यापकों को ज्ञान होना चाहिए। टीचर को स्टूडेंट की नीड एंड इंटरेस्ट कवर होनी चाहिए, वो किससे होती है बताओ? कौन से शिक्षा के कौन से क्षेत्र से होती है? शिवा क्वेश्चन पूछो, आपका क्या क्वेश्चन है? इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने एकदम सही दिया है। क्या है इसका आंसर? साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, बी। नेक्स्ट 76 का आंसर बताओ भाई। हाँ भाई, टीचर को पहले से ही ऑब्जेक्टिव सेट कर लेने चाहिए पढ़ाने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। कक्षा में अध्यापन सर्वाधिक प्रेरक होगा यदि कक्षा का वातावरण कैसा होगा? कक्षा का वातावरण बताओ भाई, कैसा होना चाहिए? सबसे बढ़िया एटमॉस्फेयर कौन सा माना जाता है कक्षा का? हाँ बिल्कुल सही है भाई। क्या? डेमोक्रेटिक। कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, बर्डन नहीं होना चाहिए, जिसमें टीचर और बच्चे मिलकर किसी कार्य को करें। ठीक है, जब टीचर और बच्चे मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, कार्य को करेंगे, तो वो ज्यादा बढ़िया लर्निंग मानी जाती है। ठीक है, तो ये आंसर जब जिसमें भी डेमोक्रेटिक दिखे वो बढ़िया ऑप्शन होता है। तो आप पहले उसी पर जाना जिसमें प्रजातांत्रिक, यानी कि बच्चों को छूट दी जाती है, जो वो करना चाहते हैं करें। क्यों भाई? शिवा कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव लास्ट में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नहीं। स्टूडेंट क्या, अगर अकॉर्डिंग टू पूछा जाए तो क्वेश्चन बदल जाएगा, पर हमेशा टीचर को ऑब्जेक्टिव पहले ही डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, अब बस 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, फिर हम थोड़ा रेस्ट लेंगे 1 घंटे का, फिर दोबारा क्लासेस होंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 77 फटाफट से करो। यह है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन अध्यापक किस प्रकार कर सकता है। फर्स्ट है छात्रों से निबंध लिखवाकर, छात्रों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देकर, या छात्रों के परीक्षा परिणामों का विश्लेषण कर कर, या छात्रों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करके। बताओ क्या आंसर होगा। कुछ लिया बताओ इसका आंसर। 77 का आंसर क्या होना चाहिए। कैसे टीचर बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ पाएगा। ठीक है, कैसे समझ पाएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा टीचर बच्चों को अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा टीचर बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ पाएगा सबसे बढ़िया तरीके से। ठीक है, 77 क्वेश्चन हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78। शिवा त्यागी कह रहे हैं मैं एक गर्ल हूं ना कि मैं। ओके ठीक है, चलो मुझे अभी पता चला, मुझे लगा कि भाई शिवा एक लड़का है पर वो एक लड़की है। चलो भाई, क्रियाशाली पद्धति से छात्र अधिक सीख पाते हैं। स्टूडेंट लर्न मोर थ्रू एक्टिविटी बेस्ड मेथड बिकॉज दे देमसेल्फ रिमेन एक्टिव। वे स्वयं क्रियाशील होते हैं। क्रियाएं सदैव रुचिपूर्ण होती हैं। क्रियाएं स्वयं में सृजनात्मक होती हैं, या सीखने के दौरान छात्र बोझिल महसूस नहीं करते। बताओ। गुड क्वेश्चन। हाँ बताओ क्या आंसर होगा भाई इसका। 48 का। देखो, जो स्टूडेंट एक्टिविटी से सीखता है, क्यों, क्योंकि एक्टिविटी, देखो कुछ बच्चे सी बता रहे हैं कुछ जी, पर इसका आंसर क्या है। हाँ भाई, साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है एक साइकोलॉजिकल तरीका होता है जिससे टीचर बच्चों को समझता है। देखो डी तो होगा नहीं। स्टूडेंट डू नॉट फील लोडेड बाय लर्निंग। एक्टिविटी के दौरान बच्चे लोड फील नहीं करते, बात सही है, पर और भी एक अच्छा ऑप्शन है ऑप्शंस में। और देखते हैं, एक्टिविटी आज क्रिएटिव इन इटसेल्फ। क्रियाएं स्वयं में सृजनात्मक होती है, ये बात भी ठीक है। पहले और ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं पहले, वे स्वयं क्रियाशील होती हैं। सही बात है, क्योंकि एक्टिविटी बहुत एक्टिव होती है जिसमें बच्चे खुद एक्टिव हो जाते हैं आकर, वो बच्चों को भी एक्टिव कर देती हैं। तो इसीलिए टीचर एक्टिविटी बेस्ड मेथड को यूज करता है अपनी टीचिंग के लिए। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए होना चाहिए, डी और सी नहीं। 78 का सी नहीं होगा। एक्टिविटी एज क्रिएटिव इन इटसेल्फ, स्वयं में सृजनात्मक होती है, ये हम बात मान सकते हैं, पर एक्टिविटी से ज्यादा बच्चा एक्टिव होता है, ये ऑप्शन सबसे बढ़िया है। ठीक है प्रीति, चलो भाई। शांतनु, क्वेश्चन नंबर 79 करो। 2 क्वेश्चन बचे हैं। हाँ, साइमा कह रही है सबसे अच्छा वो है जिसमें बच्चा खुद सीखे। बिल्कुल सही बात है, ये वही ऑप्शन आपको सबसे पहले सीखना है। और देखो, एक्टिविटी का मतलब ही ये है जिससे बच्चा एक्टिव हो जाए। डी भी ठीक है, पर ज्यादा ठीक कौन सा है ये भी तो देखना है ना। देखो डी भी ठीक है, पर ज्यादा ठीक कौन सा है ये देखना है हमें आंसर में। 79 है, छात्रों की व्यक्तिगत शैक्षिक उपलब्धि में अंतर होने का प्रमुख कारण है। क्या कारण है। हेरिडिटी,
एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, या डिफरेंस इन इंटेलिजेंस? बताओ। हाँ, देखो, हम ये नहीं कह सकते बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता सिर्फ हेरिडिटी से आती है, या ये नहीं कह सकते बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता सिर्फ एनवायरमेंट से आती है। इन दोनों के इंटरेक्शन से आती है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, इन दोनों में कैसा रिलेशन पाया जाता है? बताओ, इनमें कैसा रिलेशन पाया जाता है? चलो इसका आंसर दो। एक है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों में इंटरेक्शन का संबंध है। इंटरेक्शन मतलब मल्टीप्लाई। इस प्रिंसिपल का दूसरा नाम है नेचर एंड नर्चर, प्रकृति एवं पोषण का सिद्धांत। प्रकृति का मतलब है जो चीजें बच्चे को जन्म से नेचुरली अपने पेरेंट्स से मिली हैं, यानी कि हेरिडिटी को नेचर बोला है और नर्चर बोला है एनवायरमेंट को। बच्चा उस हेरिडिटी में रहकर अपने आप को कितनी अपॉर्चुनिटीज बच्चे को मिलते और डेवलप बच्चा करता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट। तो आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन है भाई, फिर आंसर अपना अपना रिजल्ट मुझे बताना कितना आप लोगों ने एग्जाम गेन किया है। लास्ट है, किस विधि द्वारा एक शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अंकन कर सकता है? फर्स्ट, छात्रों द्वारा प्रस्ताव लिखवाकर, या छात्रों की वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, या स्कूल परीक्षण के परिणाम द्वारा, या बाय साइकोलॉजिकल टेस्ट। दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन। बिल्कुल भाई, हेरिडिटी हमारी स्टैटिक होती है, नेचर डायनेमिक। क्या आंसर होगा इसका? डी, एकदम करेक्ट आंसर है भाई, डी। अब क्वेश्चन हुए खत्म। अब मुझे स्कोर बताओ भाई। 2 टेस्ट करे हैं एसएसटी के हमने आज। इससे पहले वाली क्लास में वो फर्स्ट था, सेकंड वाली क्लास में ये सेकंड था। इसमें 73 क्वेश्चन थे, इसमें 80। फटाफट से मार्क्स बताओ अपने अपने, कितने किसने मार्क्स गेन किए हैं। और अपनी भाई मैम कुछ फोर्थ वाला समझा दो। कौन सा फोर्थ वाला भाई? नेहा कह रही है 72, हर्ष के 40, साइमा के 70, श्वेता 70, मोनिका 75, 70, दोनों में 70। वेरी गुड अंजलि। शिवाय के सिर्फ 4, वेरी बैड परफॉर्मेंस। पूजा के 70 एंड 67। साइकोलॉजिकल टेस्ट 75। अच्छा, 75 है 80 वाले में। भाई बताओ जितने भी हैं। प्रीति 72, पूजा 67। अभी तो देखो सुधार सकते हो आप लोग, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। साइमा आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, अच्छे से रिवाइज भी कर लोगे ना अब, तो भी आप लोगों का अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। मन्नू कह रहे हैं, हाँ भाई प्रीति अपनी बात पूछो, क्या आपको बात पूछनी है? अपनी बात पूछो फटाफट से, फिर टाइम हो जाएगा ओवर।
अब 1 घंटे का आप लोगों के लिए रेस्ट है। बात पूछो फटाफट। मैथ पेडागोजी हम कर चुके हैं पेपर फर्स्ट में। अब इनफ है, 1 घंटे का आप लोगों के पास रेस्ट है, खाना पीना खा लेना, फिर दोबारा से 2 बजे हम क्लास स्टार्ट करेंगे, 2 से 4, 4 से 6। साइंस पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक्स भी करेंगे उसमें हम। ठीक है, हाँ इन क्वेश्चंस को दोबारा दोबारा करो भाई। हाँ भाई, अगर आप जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ क्लास में उतने भी कर लोगे आप लोगों के लिए इनफ हो जाएगा, पर वो अच्छे से करना। ऐसे नहीं सिर्फ करने के लिए करना है, नहीं, समझ के अच्छे से करना है। मैथ्स पेडागोजी भाई खत्म हो चुकी है, ईवीएस पेडागोजी खत्म हो चुकी है। आज इसलिए आप लोगों की लंबी क्लास लगी है, क्यों? क्योंकि इस हफ्ते क्लास नहीं लगी थी ना। हाँ, अभी साइंस की 4 घंटे क्लास होगी, फिर अगले हफ्ते फिर से दोबारा से क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी। ठीक है, हाँ भाई चलो ठीक है, अब टाइम हो गया है क्लास का। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 2 बजे। दोबारा से सारे बच्चे रेस्ट करो, थोड़ा रेस्ट टाइम आप लोगों को मिल गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। उसमें हम कुछ साइंस की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं बताऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।